the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत प्रथम अध्याय में जन्म कुंडली के द्वादश भावों की परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में द्वादश 12 भाव होते हैं और उन प्रत्येक भाव को अलग अलग नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं हम जन्म कुंडली के द्वादश भावों की संज्ञा के विषय में। जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उसे ज्योतिष शास्त्र में तनु अर्थात शरीर की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि जन्म समय में जिस लगन का उदय होता है उसका देह के साथ उदय होने तथा शरीर पर उसके किरण के प्रभाव के कारण इसका नाम तनु नाम रखा गया है। इस प्रकार जब शरीर का निर्माण हो गया उसके बाद जो दूसरा भाव होता है उसे धन की संज्ञा दी गई, अर्थात धन का भाव बताया गया, क्योंकि शरीर के निर्माण हो जाने के बाद शरीर के संरक्षण के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। इसलिए कुंडली के दूसरे भाव को धन की संज्ञा दी गई। दूसरे भाव के बाद जो जन्म कुंडली का तीसरा घर होता है उसे पराक्रम और भ्राता भाव की संज्ञा दी गई, क्योंकि धन प्राप्ति और रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए हमें पराक्रम की आवश्यकता होती है और पराक्रम में हमारे सहयोगी होते हैं हमारे भ्राता, हमारे बंधु बांधव। इसलिए जन्म कुंडली के तीसरे भाव को पराक्रम और भ्राता भाव की संज्ञा दी गई। अब जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है उसे माता और सुख के भाव की संज्ञा दी गई, क्योंकि पराक्रम प्राप्त होने पर ग्रह और माता आदि बंधुओं से सुख की भावना हृदय में आती है। इसलिए तृतीय भाव के बाद चतुर्थ भाव को माता और सुख का भाव माना गया है। अब जो पंचम भाव होता है उसे विद्या और संतान का भाव बताया गया, क्योंकि बंधु ग्रह सब लाभ होने पर अपुत्र से गतिर्नास्ति इत्यादि शास्त्र के वचनों से पुत्र प्राप्ति की भावना मन में आती है, अथवा ब्रह्म ज्ञानम परम सुखम विषय सुख की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान अत्यधिक सुखकारी होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को विद्या का भाव और संतान का भाव कहा गया। अब जो षष्ठम भाव होता है उसे रोग और शत्रु का भाव कहा गया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की कामना के बाद में विवाह करने की भावना हमारे हृदय में आती है, परंतु रोगी व्यक्ति को कोई भी अपनी कन्या नहीं देता है। इसलिए विवाह से पहले हमें हमारे शरीर को निरोग बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए कुंडली के षष्ठम भाव को ज्योतिष शास्त्र में रोग और शत्रु का घर बताया गया, क्योंकि रोग भी एक तरह से शत्रु का ही कारक होता है। इसलिए षष्ठम भाव को रोग या शत्रु का घर माना गया। अब जो सप्तम भाव आता है उसे भार्या का भाव बताया गया, क्योंकि रोग से विमुक्त होने पर स्त्री ग्रहण की भावना जब हमारे हृदय में आती है, इसलिए सप्तम भाव को ज्योतिष शास्त्र में भार्या का भाव माना गया। सप्तम भाव के बाद जो कुंडली का अष्टम भाव आता है उसे आयु का घर कहा गया, क्योंकि जब स्त्री प्राप्ति के बाद अर्थात स्त्री की जब प्राप्ति हो गई तो हमें मृत्यु से बचने और आयु आदि को बढ़ाने की भावना हृदय में आती है। इसलिए कुंडली के अष्टम भाव को आयु का भाव कहा गया। अष्टम भाव के बाद कुंडली का जो नवम भाव आता है उसे धर्म और भाग्य का भाव बताया गया, क्योंकि आयु वृद्धि के लिए हमें धर्म आचरण करना होगा, धर्म का सहारा लेना होगा। इसलिए हमें धर्म
के आचरण को करने पर ही हमारी आयु बढ़ सकती है। इसलिए कुंडली के नवम भाव को धर्म और भाग्य का भाव बताया गया है। अब जो कुंडली का नवम भाव के बाद दसम भाव आता है, उसे राज्य और कर्म का भाव माना गया है, क्योंकि धर्म वृद्धि के लिए यज्ञ आदि कर्म तथा कर्म संपन्नता के लिए राज्य, पिता अथवा राजा के पास हमें जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए दसम भाव को राज्य और कर्म का भाव माना गया। दसम भाव के बाद जो जन्म कुंडली का एकादश भाव आता है, उसे लाभ भाव की संज्ञा दी गई, क्योंकि लाभ भाव कहें या आय का भाव कह सकते हैं, क्योंकि पुनः कर्म संपन्नता के लिए द्रव्यादि लाभ की भावना होती है। इसलिए एकादश भाव को लाभ अथवा आय के भाव की संज्ञा दी गई। अब जो जन्म कुंडली का अंतिम भाव है, द्वादश भाव है, उसे ज्योतिष शास्त्र में व्यय भाव की संज्ञा दी गई, क्योंकि लाभ होने के बाद उसका किस प्रकार से व्यय होना चाहिए, ऐसी भावना हमारे हृदय में आती है। अतः द्वादश भाव को व्यय भाव की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार आज हमने जाना कि जन्म कुंडली की जो द्वादश भाव है, उनको अलग अलग संज्ञा प्रदान की गई है, और जिस भाव को जो संज्ञा प्रदान की गई है, उससे संबंधित ही हम उसका विचार करते हैं। जैसा कि निष्कर्ष रूप में जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है, उससे हम तनु अर्थात हमारा शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव से धन के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे भाव से पराक्रम, भाई, बंधु के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से हम माता, सुख, ग्रह, भुवन इत्यादि का अध्ययन करेंगे। कुंडली के पंचम भाव से विद्या, संतान के विषय में जानेंगे, और कुंडली के षष्ठम भाव से हमारे जीवन में रोग, शत्रु के बारे में पता कर सकेंगे। कुंडली का जो सप्तम भाव है, उससे हम हमारे जीवन साथी अर्थात पत्नी के बारे में अध्ययन करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव से हमारे रोग, स्वास्थ्य, आयु आदि का विचार करेंगे। कुंडली के नवम भाव से धर्म, हमारा भाग्य, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से कुंडली का जो दसम भाव है, उसे राज्य और कर्म की जो संज्ञा दी गई है, उससे हम हमारे राजकीय सेवा, कर्म और राज्य लाभ इत्यादि की परिकल्पना करके उनका विचार करेंगे। कुंडली का जो एकादश भाव है, उसे लाभ भाव की संज्ञा दी गई, उससे हम हमारे जीवन में लाभ, आय के स्रोत इत्यादि का विचार करेंगे। और जो कुंडली का द्वादश भाव है, उससे हम व्यय का अध्ययन करेंगे, अर्थात द्वादश भाव से हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन में कितना व्यय है और किस प्रकार से हमारा धन खर्च हो रहा है। तो इन्हीं प्रकार से हम अलग अलग भावों से जन्म कुंडली का विश्लेषण करके हमारे जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं।